हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम पूजा और आज हम बात करेंगे 1 मई के करंट अफेयर्स पे। नया मंथ स्टार्ट हो रहा है, नए करंट अफेयर्स पे हम बात करेंगे और आज से हम बात करेंगे हमारे मंथली कंपाइलेशन पे भी। तो मंथली कंपाइलेशन के वीडियोस आपको मिल जाएंगे। आज से हम अप्रैल मंथ के सारे करंट अफेयर्स को कैटेगरी वाइज डिस्कस करेंगे। इसके अलावा टॉप 100 जो एमसीक्यू हैं अप्रैल मंथ के, उनको भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। मैंने कल एक सेपरेट सीरीज स्टार्ट की थी पॉलिटी की। तो एसएससी सीजीएल 2022 में सभी शिफ्टों में पॉलिटी के जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उनको एक्सप्लेनेशन के साथ कवर किया था। आई होप आपने वो वीडियो देख लिया होगा। अगर नहीं देखा तो प्लेलिस्ट सेपरेट रेडी कर दी है, आप उस प्लेलिस्ट में जाके इस वीडियो को देख सकते हैं। क्लियर? तो आइए बात करेंगे 1 मई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर से। सबसे पहले कुछ बात करेंगे इंपॉर्टेंट डेज, फिर कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन न्यूज में उनके ऊपर डिस्कशन करेंगे। इसके बाद कुछ नेशनल और स्टेट न्यूज पे बात करेंगे। फिर वीडियो के एंड में बहुत सारे क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन ऑफ द डे है। उस क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। क्लियर? अच्छा, अब पीडीएफ कहाँ से मिलेगी? तो पीडीएफ लेने का बड़ा आसान सा तरीका है। बस आप ये सर्च कीजिएगा और टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम से आप फ्री ऑफ कॉस्ट इजिली पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और नोट्स भी बना सकते हैं। ओके, सो स्टार्ट कर लेते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले 1 मई को हम सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनल लेबर डे, मजदूर दिवस जिसे हम बोलते हैं। इंटरनेशनल लेबर डे 1 मई को सेलिब्रेट किया जा रहा है, जिसकी थीम है टू इंश्योर वर्क प्लेस सेफ्टी एंड हेल्थ अमिड्स द क्लाइमेट चेंज। ये इस साल यहाँ पर थीम है। अब आज ही के दिन 1 मई को ही बॉम्बे प्रेसिडेंसी डिवाइड हो गई थी और दो स्टेट का फॉर्मेशन हुआ था, गुजरात एंड महाराष्ट्र। तो हम गुजरात एंड महाराष्ट्र का फॉर्मेशन डे भी सेलिब्रेट करते हैं। एंड बॉम्बे प्रेसिडेंसी का डिवीजन, या आप कह सकते हैं कि महाराष्ट्र स्टेट का फॉर्मेशन 1 मई 1960 में हुआ था, 1 मई 1960। क्लियर है? चलिए अब यहाँ पे बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन के बारे में। पहले पर्सन जो न्यूज में है, भारत बायोटेक प्रमोटर कृष्णा ईला बिकम द न्यू आईबीएमए प्रेसिडेंट। व्हाट इज द आईबीएमए? आईबीएमए का मतलब है इंडियन वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन। ये जो इंडियन वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन है ना, इसका फॉर्मेशन क्यों किया गया था? जिससे हमारे देश में अफोर्डेबल प्राइस में वैक्सीनेशन अवेलेबल किया जा सके और जो वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं उनमें रिसर्च को प्रमोट किया जा सके। तो 2 इयर्स के लिए 2024 टू 2026 2 सालों के लिए आईबीएमए के प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं कृष्णा ईला। और इन्होंने रिप्लेस किसे किया है? इन्होंने रिप्लेस किया है अदर सी पूनावाला को। और अदर सी पूनावाला आप सभी को पता होगा, इनका रिलेशन किससे है? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से आपको देखने को मिल जाएगा। क्लियर? आईबीएमए का फॉर्मेशन 2010 में हुआ था। आईबीएमए इज द वॉइस ऑफ इंडियाज वैक्सीन बिजनेस एंड इंडस्ट्री। अदर पूनावाला के बारे में अगर हम बात करें तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं सिंस 2011। और कोविड के समय में इन्होंने, मतलब पहली इंडियन कंपनी बनी थी जिसने एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड के साथ मिलकर इंट्रोड्यूस किया था कोविशील्ड वैक्सीन। और कोविशील्ड वैक्सीन अभी न्यूज में है। क्यों न्यूज में? इसलिए है क्योंकि पहली बार एस्ट्राजेनेका ने कोर्ट में एक्सेप्ट किया कि हाँ, जिन लोगों ने कोविशील्ड वैक्सीनेशन का इस्तेमाल किया है ड्यूरिंग द कोविड-19, तो उसमें काफी ज्यादा सिम्टम या कुछ ऐसी ड्रॉबैक्स देखे जा रहे हैं। कुछ लोगों को ब्लड क्लॉटिंग हो रही है, हार्ट अटैक वगैरह हो रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस। तो इसलिए कोविशील्ड अभी न्यूज में भी है। तो कोविशील्ड के बारे में आप सारी इंफॉर्मेशन को याद कर लेंगे। नेक्स्ट पर्सन है जस्टिस दिनेश कुमार टेक्स चार्ज एज अ सेट प्रिसाइडिंग ऑफिसर। व्हाट इज द सेट? सेट का मतलब है सिक्योरिटी एपेलेट ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल्स क्या होते हैं? तो बहुत सारी पेंडेंसी होती है आपके हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में। तो कुछ स्पेशल मामलों को देखने के लिए एक प्राधिकरण, एक ट्रिब्यूनल बना दिया जाता है। तो यहाँ पर सिक्योरिटी एपेलेट ट्रिब्यूनल का फॉर्मेशन सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया 1992 एक्ट के अंदर किया गया था। ठीक है? बेसिकली जो हाई कोर्ट को रिप्लेस करने का काम करता है, मतलब सेबी के जो भी केसेस होंगे, सेबी की जो भी अपील्स होंगी, वो हाई कोर्ट पे ना जाके किसके पास जाएंगे? सिक्योरिटी एपेलेट ट्रिब्यूनल के पास जाएंगी। और सिक्योरिटी एपेलेट ट्रिब्यूनल के प्रिसाइडिंग ऑफिसर दिनेश कुमार को अपॉइंट किया गया है फॉर द पीरियड ऑफ 4 ईयर। 4 सालों के लिए इनकी नियुक्ति हुई है। इसके पहले कर्नाटका हाई कोर्ट के आपको चीफ जस्टिस देखने को मिल जाएंगे। ठीक है? अब ये जो सेट है, ये सिक्योरिटी एपेलेट ट्रिब्यूनल जो है, ये रिप्लेस करता है हाई कोर्ट को। इट हियर अपील अगेंस्ट द फॉलोइंग फाइनेंशियल रेगुलेटरी। अगर आपको सेबी के अगेंस्ट कोई कंप्लेंट है, अगर आपको पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के अगेंस्ट कोई कंप्लेंट है, या इरडई
मतलब आपका इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अगेंस्ट कोई कंप्लेंट है तो आप इस ट्रिब्यूनल के पास जा सकते हैं। अब बात करेंगे राजा रवि वर्मा के बारे में। याद है अभी कुछ समय पहले एक पेपर हुआ था, उसमें एमएफ हुसैन के बारे में पूछा गया था। तो ये जो बहुत ही फेमस इंडियन पेंटर्स हैं या इंडियन आर्टिस्ट हैं, उनके बारे में क्वेश्चन पूछे जाते रहे एसएससी में, बिकॉज ये आर्ट एंड कल्चर का सेगमेंट होता है। अभी हम बात कर रहे हैं राजा रवि वर्मा के बारे में, जो कि इंडिया के बहुत ही फेमस पेंटर रहे हैं और ये पहले इंडियन पेंटर रहे हैं जिन्होंने ऑयल पेंट्स का इस्तेमाल किया है अपनी पेंटिंग्स में। ठीक है, तो फर्स्ट ट्रू कॉपी ऑफ द पेंटिंग इंदुलेखा, ये जो इंदुलेखा पेंटिंग है ये राजा रवि वर्मा की पेंटिंग है और पहली बार इसकी ओरिजिनल कॉपी को अनवील किया जा रहा है कहाँ पे, किलीमन्नूर पैलेस केरला, जहां पर राजा रवि वर्मा का मतलब इनका रिलेशन आपको केरला से देखने को मिल जाएगा। ये इंडियन पेंटर एंड आर्टिस्ट है और वन ऑफ द फेमस पेंटर माने जाते हैं इंडियन हिस्ट्री में। इन्होंने बेसिकली पुराण, महाभारत, रामायणा, हमारे जो एपिक्स हैं उनको बेसिकली पेंटिंग में उतारने का काम किया है। ठीक है, इनकी कुछ और बहुत ही फेमस वर्क है, जैसे कि दमयंती जो कि स्वान से बात कर रही है, शकुंतला जो दुष्यंत को देख रही है, इस तरीके के पेंटिंग्स भी इन्होंने बनाई है। और पहली बार इन्होंने वेस्टर्न टेक्निक का इस्तेमाल करके इंडियन सब्जेक्ट या इंडियन स्टाइल पे पेंटिंग करने का काम किया है और इन्होंने पहली बार ऑयल पेंट का इस्तेमाल किया है। तो आपको राजा रवि वर्मा का नाम याद होना चाहिए। अब कुछ और पर्सन न्यूज में है। अभी ना 30 अप्रैल को हमारे जो इंडिया के चीफ ऑफ नेवल स्टाफ थे आर हरि कुमार, उनका टेन्योर कंप्लीट हो गया। अब हमारी कंट्री के 26 नंबर के चीफ ऑफ नेवल स्टाफ बन गए हैं दिनेश कुमार त्रिपाठी। इनका नाम इंपॉर्टेंट है। अगले पर्सन है हमजा यूसुफ। हमजा यूसुफ स्कॉटलैंड के पहले मुस्लिम मिनिस्टर थे और इन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया है और ये स्कॉटिश नेशनल पार्टी से बिलोंग करते थे। नेक्स्ट पर्सन के बारे में बात करते हैं जिन्होंने अपने आप में रिकॉर्ड बना दिया है, क्योंकि ये 60 ईयर्स की हैं, 60 साल की हैं और 60 ईयर्स में इन्होंने मिस यूनिवर्स ब्यूनस आयर्स का टाइटल अपने नाम किया है। इनका नाम है एलेक्जेंड्रा मरीसा। ठीक है, अगले पर्सन जो यहाँ पर दिख रहा है इनका नाम है गौरव शर्मा, जो कि एक पावर लिफ्टर है, वर्ल्ड चैंपियन रहे हैं और इन्होंने स्पोर्ट्स की फील्ड में जो कंट्रीब्यूशन किया है इसको देखते हुए अमेरिकन यूनिवर्सिटी ने इन्हें डॉक्टरेट का टाइटल या डॉक्टरेट की डिग्री बेसिकली दी है। एंड अपकमिंग जो हमारे आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप होने हैं वेस्ट इंडीज और अमेरिका में, इसमें हमारी इंडियन टीम के कैप्टन कौन रहेंगे, रोहित शर्मा रहेंगे। ये बात रिसेंटली अनाउंस की गई है बाय द जय शाह। ओके, चलिए अब बात करते हैं एक बुक के बारे में। बुक का नाम है इंडियाज न्यूक्लियर टाइटन। रिसेंटली हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है एस जयशंकर, उन्होंने इसकी कॉपी को रिसीव किया है। इस बुक में बेसिकली हमारा इंडियन टेक्नोलॉजी, हमारे इंडिया में न्यूक्लियर पावर का इवोल्यूशन कैसे हुआ, कौन कौन से वो साइंटिस्ट थे जैसे कि होमी जहांगीर भाभा, विक्रम साराभाई, हमारे एपीजे अब्दुल कलाम, उनकी बायोग्राफी बेसिकली इस बुक में लिखी गई है जिसका नाम है इंडियाज न्यूक्लियर टाइटन। इस बुक को एडिट किया है सौम्या अवस्थी एंड शाबना बारुआ ने। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे एईओ के बारे में, जिसका मतलब है ऑथोराइज्ड इकोनॉमिक ऑपरेटर स्टेटस। रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने ऑथोराइज्ड इकोनॉमिक ऑपरेटर स्टेटस हमारे जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर की इंडस्ट्री को दिया है, जिससे हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को आसान कर सकें। बेसिकली यहाँ पे आप एशियन स्टार, जो कि एक लीडिंग डायमंड एंड डायमंड ज्वेलरी कंपनी है, मैन्युफैक्चरर है, ये पहली इंडस्ट्री बन गई है जिसे एईओ स्टेटस दिया गया है। अब एईओ स्टेटस क्या होता है, बेसिकली ये स्टेटस प्रोग्राम ऑपरेट होता है अंडर द वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है जिसको एईओ स्टेटस दिया जाता है, इसका ये मतलब है हमारी जो इंटरनेशनल सप्लाई चेन है वो सिक्योर है। अगर कोई कंपनी है जिसको एईओ स्टेटस दिया गया है, मतलब ये सिक्योर पार्टनर है, आप इसकी मदद से ट्रेडिंग कर सकते हैं। और जब किसी कंपनी को एईओ स्टेटस दिया जाता है तो उसकी जो फॉर्मेलिटीज होती हैं, चेकिंग करना है या फिर आपका जो टाइमिंग है, वो सब रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, इट गोल इज टू बूस्ट इंटरनेशनल सप्लाई चेन सिक्योरिटी एंड स्मूथ द मूवमेंट ऑफ लॉफुल गुड्स। अगर किसी एंटिटी को एईओ स्टेटस दिया जाता है तो हम मानते हैं कि ये सिक्योर ट्रेडर है और इसके साथ आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। अगर किसी कंपनी को एईओ स्टेटस दिया जाता है तो उसका क्लियरेंस टाइम रिड्यूस हो जाता है, यहाँ पर उसे कम चेकिंग पोस्ट से गुजरना पड़ता है, चेकिंग कम होती है और आपको कम्युनिकेशन करने के लिए एक प्रॉपर सप्लाई चेन भी मिल जाती है।
एयू प्रोग्राम को सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम ने 2011 में लॉन्च किया था। डन। नेक्स्ट बात करेंगे त्रिपुरा की एक कम्युनिटी जिसका नाम है ब्रू कम्युनिटी के बारे में। अच्छा, कुछ दिन पहले मैंने आपको एक लोकसभा इलेक्शन के बारे में बताया था। मैंने कहा था कि अंडमान एंड निकोबार में जो लोकसभा इलेक्शन हो रहे हैं तो पहली बार शोम्पेन ट्राइब ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था लोकसभा इलेक्शन में। सिमिलर त्रिपुरा की भी एक ट्राइबल कम्युनिटी है जिसका नाम है ब्रू। तो ब्रू ट्राइब ने भी पहली बार लोकसभा इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया है। हालांकि इन्होंने स्टेट असेंबली इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया है, बट लोकसभा इलेक्शन में ये पहली बार पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ब्रू कम्युनिटी आपको त्रिपुरा, मिजोरम एंड सदर्न असम में देखने को मिल जाएगी और त्रिपुरा ने इसे पीबीटीजी कम्युनिटी या पीबीटीजी ग्रुप की तरह आइडेंटिफाई किया है। हमारे देश में टोटल 75 ऐसे ट्राइबल ग्रुप हैं जो पीबीटीजी कैटेगरी में आपको देखने को मिल जाएंगे। चलिए अब बात करते हैं एक रिपोर्ट के बारे में जिसको रिसेंटली डब्ल्यूएमओ ने रिलीज किया है। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने एक रिपोर्ट पब्लिश की है और रिपोर्ट का टाइटल है स्टेट ऑफ द क्लाइमेट इन एशिया रिपोर्ट 2023। नाम से समझ में आ रहा है कि एशिया कॉन्टिनेंट में क्या स्टेटस रहा है क्लाइमेट का, कैसे साइक्लोन आए, रेनफॉल कैसे हुई, हीट वेव के बारे में इंफॉर्मेशन, वो सारी बातें इस रिपोर्ट में कही गई। इन्होंने कहा कि जो लास्ट ईयर एशिया में रहा था, एशिया कॉन्टिनेंट ने सेकेंड हाईएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड किया था एशिया कॉन्टिनेंट पे। और एशिया पैसिफिक जो एरिया है वो बहुत ज्यादा इम्पैक्टफुल रहा है बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज। इन्होंने कहा कि एक्सट्रीम वेव, हीट वेव्स देखने को मिली, साइक्लोन देखने को मिला, जिसके कारण 9 मिलियन से ज्यादा लोग इफेक्ट हुए हैं एशिया कॉन्टिनेंट में। इसके अलावा कहा इन्होंने कि जो एटमॉस्फेरिक कंसंट्रेशन है हमारे 3 मेजर ग्रीन हाउस गैसेस का, कौन कौन सी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, मीथेन गैस है और नाइट्रस ऑक्साइड जो गैस है, इनका भी जो इन्वॉल्वमेंट है वो बहुत ज्यादा रहा। मतलब बहुत ज्यादा क्वांटिटी में ग्रीन हाउस गैसेस को एमिट किया गया। ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन अगर ज्यादा होता है तो इसका मतलब ये है कि हमारे अर्थ का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो रहा है। अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज होता है मतलब समुद्र का पानी जो है वो भी गर्म हो रहा है। जब समुद्र का पानी गर्म होता है तो लो प्रेशर एरिया क्रिएट होता है और साइक्लोन जनरेट होते हैं। तो कई सारे ट्रॉपिकल साइक्लोन्स यहाँ पे नदर्न इंडिया एरिया में देखे गए। अब इंडिया में क्या इम्पैक्ट हुआ तो इसमें बताया गया कि अप्रैल जून के महीने में भारत में बहुत ज्यादा टेम्परेचर था, हीट वेव देखी गई और हीट वेव के कारण 110 लोगों की जान चली गई। फिर अगस्त में एक्सट्रीम रेनफॉल कुछ कुछ एरियाज में देखने को मिला। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में फ्लड आया, फ्लड के कारण 25 लोगों की जान चली गई और काफी ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हुआ। फिर अक्टूबर में इन्होंने बताया कि सिक्किम में एक ग्लेशियर लेक थी जो बस्ट हो गई और बहुत ज्यादा फ्लड देखने को मिला सिक्किम में, जिसके कारण 40 लोगों की जान चली गई। और फिर इन्होंने कहा कि एक साइक्लोन था जिसका नाम है मिशोंग, ये साइक्लोन आंध्र प्रदेश में हिट करता है जिसके कारण 22 लोगों की जान चली जाती। तो इतने सारे चीजें, मतलब रेनफॉल, फ्लड, हीट वेव, आपका ग्लेशियर लेक बर्स्ट एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन, ये सारी एक्टिविटी इंडिया में देखी गई जिसके कारण काफी सारे लोगों की जान गई। यहाँ पे बताया गया कि हमें टोटल 6 साइक्लोन देखने को मिले जिनमें से 4 साइक्लोन बे ऑफ बंगाल में और 2 साइक्लोन अरेबियन सी में थे। 4 जो साइक्लोन बे ऑफ बंगाल में थे उनका नाम था मोका, हमून, मिधली एंड मिशोंग। ये साइक्लोन आपको बे ऑफ बंगाल में देखने को मिले एंड विपरजॉय एंड तेज, ये साइक्लोन आपको अरेबियन सी में देखने को मिला। ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीज होने के कारण क्या हुआ, जो ग्लेशियर्स है वो भी मेल्ट होना शुरू हुए जिसके कारण सी लेवल एवरेज से इंक्रीज हो गया। यहाँ पे बोला गया कि बे ऑफ बंगाल में जो सी लेवल है वो 30% ग्लोबल एवरेज से इंक्रीज हो गया जिसका इम्पैक्ट सुंदरवन एरिया या सुंदरवन डेल्टा रीजन में पड़ा। इसके अलावा रिपोर्ट में बताया गया कि इंडिया के अपने कुछ क्लाइमेट टारगेट्स भी हैं, जैसे कि इंडियन गवर्नमेंट ने कहा है कि हम 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी को प्रोड्यूस करेंगे, कब तक, 2030 तक, इंपॉर्टेंट टारगेट है। इंडियन गवर्नमेंट ने कहा कि हम नेट कार्बन एमिशन जीरो करेंगे, कब तक, 2070 तक। इंडिया ने कहा कि हम हमारी जितनी भी डिमांड है, हम जितना भी एनर्जी को इस्तेमाल करते हैं उसका 50% हम रिन्यूएबल एनर्जी इस्तेमाल करेंगे बाय 2030। हमारा टारगेट है कि हम 1 बिलियन टन तक कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन को रिड्यूस कर देंगे। ये सारे जो टारगेट्स हैं ये इंडियन गवर्नमेंट ने सेट किए हैं। चलिए अब बात करते हैं एक एप्लीकेशन के बारे में जिसका नाम है समर्थ। तो समर्थ का फुल फॉर्म क्या है पहले ये देखेंगे। सिक्योरिटी अरेंजमेंट मैपिंग एनालिसिस रिस्पांस ट्रैकिंग हब, ये समर्थ का फुल फॉर्म है। आंध्र प्रदेश की पुलिस आईटी डिपार्टमेंट ने समर्थ को रेडी किया है। एक्चुअली ना 13 मई को अगर आप देखेंगे आंध्र प्रदेश में इलेक्शन होने वाले हैं। अब कई बार जो पोलिंग बूथ होते हैं कुछ बार दंगे हो जाते हैं, कुछ इलीगल एक्टिविटीज हो जाती हैं, तो उन सारे इलीगल एक्टिविटीज को रोकने के लिए और पूरे स्टेट में शांति से इलेक्शन को कंडक्ट कराने के लिए आंध्र प्रदेश की पुलिस डिपार्टमेंट ने समर्थ एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। फॉर एग्जाम्पल कोई एक पोलिंग बूथ है,
मान लेते हैं ABC आपका पोलिंग बूथ है और यहाँ पे कोई इलीगल एक्टिविटी होती है और यहाँ पर जो पुलिस है, थोड़ी बहुत पुलिस फोर्स तो हर कहीं हर एक पोलिंग स्टेशन पे होती है, तो यहाँ की पुलिस क्या करेगी, ये जो समर्थ एप्लीकेशन है इसमें एक SOS बटन है उसको प्रेस करेगी, तो ये जो मैसेज है ये आपके सेंटर मतलब हेडक्वार्टर तक पहुंच जाएगा, पुलिस स्टेशन तक पहुंच जाएगा और मैक्सिमम यहाँ पे पुलिस को फिर डिप्लॉय कर दिया जाएगा, जिससे यहाँ पर जो भी एक्टिविटीज हो रही है उनको कंट्रोल किया जा सके। इस तरीके से समर्थ एप्लीकेशन काम करेगा। चलिए अब बात करेंगे मिलियन मियावाकी मिशन। तो सबसे पहले ये मियावाकी क्या होता है, तो मियावाकी एक टेक्निक होती है। बेसिकली जापान के एक बोटनिस्ट थे जिनका नाम है अकीरा मियावाकी, उन्होंने इस टेक्निक का इजाद किया था। इसमें क्या किया जाता है, अर्बन एरिया में डेंस फॉरेस्टेशन करने के लिए, डेंस आपको फॉरेस्ट ग्रो करने के लिए, वो भी मिनिमम समय में मियावाकी तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। तो मियावाकी इज अ टेक्निक विच इज डेवलप्ड बाय जापानीज अकीरा मियावाकी इन द 1980 that help grow fully grown dense forest इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, मतलब 2 सालों में तैयार हो जाता है। तो यहाँ पे मिलियन मियावाकी मतलब मिलियन ऑफ ट्रीज को यहाँ पे लगाया जाएगा, कहाँ पर, दिल्ली NCR एरिया में। रीजन क्या है, दिल्ली की हवा बहुत खराब है, तो यहाँ पे एयर क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए, अर्बन एरिया में डेंस फॉरेस्ट को रेडी करने के लिए मियावाकी तकनीक का इस्तेमाल करते हुए 1 मिलियन प्लांटेशन किया जाएगा। और इस प्रोजेक्ट को लीड कौन कर रहा है, इजराइल एम्बेसी कर रही है। The Israel Embassy, the Embassy of Israel in India, with the collaboration with non-profit entity, has officially joined the Million Miyawaki project. I think अब आपको ये प्रोजेक्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट डिस्कशन करने से पहले, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, यूजफुल लगता है, और ये वीडियो ना आपके सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में हेल्पफुल रहेगा, आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, यहाँ से करंट अफेयर्स डेफिनेटली आएगा ही आएगा, ऐसा मेरा पास्ट एक्सपीरियंस कहता है। तो आप लिंक को शेयर जरूर करेंगे अपने फ्रेंड्स के साथ, और पहली बार आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे अपकमिंग क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अब बात करेंगे वर्ल्ड की फर्स्ट पर्सनलाइज mRNA वैक्सीन फॉर मेलेनोमा अंडरगोइंग ट्रायल। मेलेनोमा क्या होता है, हमारे शरीर में एक प्रोटीन पाया जाता है विच इज मेलानिन प्रोटीन, और मेलेनोमा का रिलेशन उसी से है। ये आपका एक स्किन कैंसर होता है, जो कि बहुत ही डेंजरस कैंसर आपको देखने को मिलेगा। तो स्किन कैंसर किसी व्यक्ति को हुआ और उसकी जो कैंसर सेल है उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए इस वैक्सीन, इस mRNA वैक्सीन को रेडी किया जा रहा है। अभी इसका क्लिनिकल ट्रायल फेज 3 में चल रहा है, कहाँ पे, यूके में, यूनाइटेड किंगडम में। ये जो वैक्सीन है इसे मॉडर्ना मार्क शार्प एंड डोम मतलब MSD ने डिजाइन एंड डेवलप किया है। इसका मकसद यही है कैंसर सेल को एलिमिनेट करना, किसी भी व्यक्ति जिसको स्किन कैंसर हो गया है। ये जो वैक्सीन होगी इसका नाम है mRNA 4157 वैक्सीन का नाम आपको देखने को मिलेगा। अब दो छोटी छोटी सी न्यूज है वो हम देखेंगे, फिर साइंस और टेक पर बात करेंगे। ओके, सबसे पहले बात करते, कुछ दिन पहले जनवरी के महीने में आपने देखा कि रामलला अयोध्या राम मंदिर में प्रतिष्ठा की गई। अब यहाँ पे माता सीता का मंदिर बनाया जा रहा है श्रीलंका में। तो यहाँ पे श्रीलंका के गवर्नमेंट ने रिक्वेस्ट की यूपी गवर्नमेंट से कि अयोध्या में जो सरयू रिवर है, सरयू रिवर का पानी हमें भेजा जाए और इस पानी का इस्तेमाल हम यहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा में सीता माता के अभिषेक करने में सरयू नदी के पानी का इस्तेमाल करेंगे। श्रीलंका में माता सीता के मंदिर का उद्घाटन कब किया जाएगा, तो 19 मई को किया जाएगा। पहली न्यूज तो ये है। फिर लास्ट वीडियो में मैंने आपको G7 कंट्रीज के बारे में बताया था, याद आया। अब G7 कंट्रीज ने कहा है कि हम 2035 तक कोल पावर को बैन कर देंगे, मतलब हम जो कोल से पावर जनरेट होती है ना उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम दूसरे रिसोर्सेज रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन कोल का इस्तेमाल नहीं करेंगे 2035 से, ऐसा G7 कंट्रीज ने कहा है। और आपको मैंने ये भी बताया था G7 की जो अपकमिंग समिट होने वाली है जून में, उसके लिए हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर को इनवाइट किया गया है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अब हमारी जो कॉस्मेटिक, जो हमारी फेयरनेस क्रीम होती है, तो फेयरनेस क्रीम में मरकरी एंड लेड पाया गया, और जब इन फेयरनेस क्रीम को इस्तेमाल किया जाता है तो हमारी स्किन इस मरकरी को क्या कर लेती है, एब्जॉर्व कर लेती है। और मरकरी को एब्जॉर्व करने के कारण आप देखेंगे यहाँ पर एक सिंड्रोम फैला हुआ है जिसका नाम है नेफ्रोटिक सिंड्रोम। आप सभी को पता है कि किडनी जो होती है वो हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम, हमारे उत्सर्जन तंत्र का पार्ट होती है, और आपकी किडनी जो होती है उनमें मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन सेल पाई जाती हैं। मतलब हमारी जो किडनी की सबसे छोटी यूनिट है, सबसे छोटी सेल है, वो क्या है, नेफ्रॉन सेल है। तो नेफ्रॉन सेल से ही शब्द आया है नेफ्रोटिक सिंड्रोम। क्लियर है। तो यहाँ पर फेयरनेस क्रीम के बारे में एडवाइजरी जारी की है कि ये मरकरी बेसिकली पाया गया है उन लोगों में जिनको ये सिंड्रोम देखने को मिला, उनके यूरिन
और ब्लड टेस्ट किया गया तो मरकरी पाया गया, और जब मरकरी पाया गया तो रिसर्च वर्क की गई तो कहा पता चला कि जो फेयरनेस क्रीम का इस्तेमाल किया जा रहा है उसमें इस तरीके के सब्सटेंस का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसके कारण ये डिसऑर्डर हो रहा है और इस डिसऑर्डर के कारण किडनी प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाती है और किडनी में क्या होता है, प्रोटीन इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। क्लियर है? डन। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे दुर्गा 2 लेजर वेपन के बारे में। ये है दुर्गा 2 लेजर वेपन, और ये लेजर वेपन जो भी एरियल टारगेट हैं, ड्रोन्स हैं, उन पे हाई बीम्स, लेजर की हाई बीम्स को छोड़ता है, जिसके कारण ये जो टारगेट है इनको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। दुर्गा का फुल फॉर्म है डायरेक्शनली अनरिस्ट्रिक्टेड रे गन एरे। ठीक है, तो डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से $100 मिलियन की डिमांड की है फॉर द दुर्गा 2 लेजर वेपन। ठीक है, जो कि 100 किलोवाट की लाइट बीम को, लेजर बीम को जनरेट कर सकता है। इसका इस्तेमाल हमारी आर्म फोर्सेस करेंगी एरियल टारगेट को डिस्ट्रॉय करने के लिए। लेजर वेपन क्या होते हैं? इट यूजेस अ कंसंट्रेटेड बीम ऑफ कोहेरेंट लाइट टू हीट एंड डैमेज द टारगेट। ठीक है, चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन आपके लिए मैं दे रही हूँ, आप मुझे बताइए लेजर का फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, लेजर का फुल फॉर्म क्या होता है, और ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, स्पेशली रेलवे इस तरीके के क्वेश्चन को पूछता है। आप आंसर करेंगे कमेंट सेक्शन में, रिप्लाई भी मैं डेली की तरह आपको कमेंट सेक्शन में कर दूंगी। अगली एक मिसाइल टेस्ट की गई है जिसका नाम है रामपेज मिसाइल। तो रामेज मिसाइल जो है इसकी रिसेंटली टेस्टिंग की गई है, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवल फोर्सेज ने इसे इंडक्ट किया है। ये जो मिसाइल है ये एयर टू सरफेस मिसाइल आपको देखने को मिलेगी, और ये इजरायली टेक्नोलॉजी से डिजाइन की गई है। इस मिसाइल को बेसिकली इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज और इजरायली मिलिट्री इंडस्ट्री सिस्टम ने डिजाइन किया है। इसकी रेंज आपको 250 किलोमीटर की देखने को मिलेगी, और इस मिसाइल को हम अपने सुखोई 30, मिग-29 एंड जगुआर एयरक्राफ्ट में इस्तेमाल करने वाले हैं। इसको एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है, हाई स्पीड लो ड्रैग मार्क 2 मिसाइल के नाम से भी इस मिसाइल को जाना जाता है। अब हम यहाँ पर एक और मिसाइल के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है रॉक्स, और ये रॉक्स मिसाइल भी 250 किलोमीटर रेंज की एक वेलिस्टिक, मीडियम रेंज वेलिस्टिक मिसाइल आपको देखने को मिल जाएगी, और इसे भी इजरायली टेक्नोलॉजी से डिजाइन किया है, और इंडियन एयरफोर्स ने रिसेंटली सक्सेसफुली इसका टेस्टिंग की है। रॉक्स मिसाइल का अदर नेम है क्रिस्टल मेज 2। तो क्रिस्टल मेज 2 मिसाइल के बारे में बेसिकली हम डिस्कस कर रहे थे। डन। तो ये थे हमारे करेंट अफेयर्स। अब बात करेंगे कुछ एमसीक्यू के बारे में। पहला क्वेश्चन है, रिसेंटली इन्वेस्ट इंडिया ने अपनी रिपोर्ट पब्लिश की थी और इन्होंने कहा था कि इंडिया थर्ड लार्जेस्ट कंट्री बन जाएगी ई कॉमर्स मार्केट में। तो 2030 तक इंडिया का ई कॉमर्स मार्केट कितना होगा? आंसर है $325 बिलियन। ओके, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किस आईआईटी ने 3D प्रिंटेड डमी बैलेट यूनिट को तैयार किया था? इस बैलेट यूनिट की मदद से जो आपके नए वोटर्स हैं और आपके जो सीनियर सिटीजन हैं उनको अवेयरनेस दिलाई जा सके अबाउट द वोटिंग, तो इसे तैयार किया था आईआईटी गुवाहाटी के साइंटिस्ट ने। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कल मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपके साथ डिस्कस किया था इरडा के बारे में, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, जो कि एक पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस है, और पहले ये मिनी रत्न कैटेगरी 1 कंपनी हुआ करती थी, अब इसे अपग्रेड करके नवरत्न स्टेटस दे दिया गया है। पूछा जा रहा है कि भारत में कितनी नवरत्न कंपनीज है, तो आंसर हो जाएगा 17 कंपनीज आपको देखने को मिलेगी। कुछ सिलेक्टेड बच्चे हैं, उनका नाम तो मुझे याद हो गया है, किट्टू है, रूपाली है, अभिमन्यु है, स्पाइडर है। कुछ ही लोग हैं भाई जो आंसर करते हैं, बाकी लोग क्या ही कर रहे हो? आंसर करो। आंसर करोगे तभी तो चीजें याद होंगी, रिकॉल कर पाओगे। तो ज्यादा से ज्यादा आंसर, क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रिसेंटली कुछ बातें कही हैं। RBI kept the limit for FPI investment in government security, state government security and the corporate bonds will remain unchanged blank respectively। तो यहाँ पे जो FPI इन्वेस्टर होते हैं, जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट करते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटी में, स्टेट गवर्नमेंट सिक्योरिटी में या फिर कॉर्पोरेट बॉन्ड्स पे, तो उनकी एक लिमिट डिसाइड की जाती है बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी के लिए लिमिट है कितनी? 6% की। स्टेट गवर्नमेंट सिक्योरिटी के लिए लिमिट कितनी है? 2% की। और कॉर्पोरेट बॉन्ड में आप इन्वेस्ट कर सकते हो कितना? 15% तक। ये यहाँ पे लिमिट डिसाइड की गई है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, मिडिल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका इन 2024 कैम्ब्रिज डेडिकेटेड टीचर अवार्ड के लिए किसका नाम आया है? तो आंसर हो जाएगा गीना जस्टिस का नाम आया है, जो कि केरला से बिलोंग करती हैं और 2005 से यूएई में टीचर आपको देखने को मिल जाएंगी।
पंडित लच्छू महाराज, इनका रिलेशन किससे है? तो ये कथक से एसोसिएटेड है। रिसेंटली 2024 का पंडित लच्छू महाराज अवार्ड किसे दिया गया? तो 2024 की बात हो रही है। आंसर हो जाएगा पंडित राजेंद्र गंगानी। ठीक है, मैंने आपको 2015 से 2024 तक जिन भी लोगों को अवार्ड मिला है उसकी लिस्ट आपके साथ शेयर की थी, जिनमें हेमा मालिनी और सायरा बानो बहुत इंपॉर्टेंट नाम आपको मैंने बताए थे। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर, विच मीडिया कंपनी एआई न्यूज एंकर सना, किस न्यूज कंपनी की, किस मीडिया ग्रुप की एआई एंकर है सना, जिसको रिसेंटली ग्लोबल मीडिया अवार्ड दिया गया है? तो आंसर हो जाएगा इंडिया टुडे। इंडिया टुडे इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। आयुष्मान भारत दिवस रिसेंटली हमने कब सेलिब्रेट किया? टू रेज द अवेयरनेस ऑफ द गवर्नमेंट आयुष्मान भारत योजना। तो 30 अप्रैल को हर साल हम आयुष्मान भारत दिवस सेलिब्रेट करते हैं। आयुष्मान भारत या प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसे हम आयुष्मान भारत योजना के नाम से जानते हैं, इसे 2018 में लॉन्च किया गया था। और आपकी ये हेल्थ केयर सेक्टर की एक स्कीम देखने को मिलेगी, जिसमें 5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाता है पुअर फैमिलीज के लिए। ठीक है, एंड दिस इज क्वेश्चन ऑफ द डे। क्वेश्चन ऑफ द डे है, रिसेंटली किस मिनिस्ट्री ने ऑथोराइज्ड इकोनॉमिक ऑपरेटर का स्टेटस जेम एंड ज्वेलरी सेक्टर को दिया है? चार ऑप्शंस हैं, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, पावर, माइंस एंड एग्रीकल्चर। जो भी सही आंसर है आप लेजर के फुल फॉर्म के साथ हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी सारी बातें हम आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। अपना ध्यान रखेंगे, टेक केयर, एंड जाते जाते लाइक बटन पर क्लिक करके जाएंगे। बाय बाय।